नमस्कार प्यारे बच्चों। हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में पढ़ रहे थे काव्य भाग। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एनटीएससी के छात्र हैं। अपना फटाफट हिंदी का सिलेबस कर रहे होंगे, साथ साथ में प्रश्न भी लिख रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी कॉपी सुंदर बना रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले पाठ का नाम और पाठ के नाम के साथ साथ में रचनाकार का नाम और उसके बाद कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। अन्य प्रश्न भी आप इसमें बनाकर और लिख सकते हैं। और प्रत्येक कविता में कम से कम 10 से 15 छोटे प्रश्न भी लिखने हैं ताकि कविता के बारे में आपकी पूरी जानकारी हो। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप आराम से प्रसन्नचित्त भाव से बड़े प्रसन्न होकर के आसानी से आप अपना काम कर रहे होंगे, जैसे कि कक्षा में बैठकर कर रहे हैं। आपको मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ, इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो वहाँ पर उसको अंडरलाइन कर लें। जब भी कक्षा में पढ़ाई होगी तो आप उस समस्या को ज़रूर बताना। इससे पहले आप जरूर पढ़ते रहें, समझते रहें। आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है, घर बैठे बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है और गहनता से पढ़ें, समझें। एक एक शब्द 10वीं कक्षा, वह भी F1 F2 के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से रचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम सिलेबस में आते हैं। और हमने इससे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं पूरी की, 2 कविताएं पूरी कर दी हैं। इसके बाद हम आते हैं नागार्जुन की जो छठा कवि है, यानी कि इससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद नागार्जुन में आते हैं। नागार्जुन जो कवि बहुत बड़े कवि हैं और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि हैं। आइए एक बार इनके जीवन के बारे में जान लें और फिर हमारे जो सिलेबस में, विषय में जो दिया गया है वह पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको गहनता से अपने मन में उतारेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, नागार्जुन का जन्म, एक बार इनकी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम याद करिए, वैद्यनाथ मिश्र था। इनको यात्री के नाम से भी जानते थे, यात्री के नाम से भी जानते थे। मैथिली भाषा में, इनकी कई भाषाओं पर इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। तो वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, संस्कृत पाठशाला में हुई पहले। फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में भी श्रीलंका गए और वो वहीं बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। हमें ये पता चल गया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध भिक्षु बन गए। भिक्षु तो होता है भिखारी और भिक्षु होता है बौद्ध धर्म का अनुयायी। वहीं बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 2 साल प्रवास के बाद, 2 साल बाहर रहने के बाद इनकी रचनाएं 12वीं में, ग्रेजुएशन में बहुत रचनाएं इनकी, ग्रेजुएशन में बहुत रचनाएं इनकी। 2 साल प्रवास बाहर रहने के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए, अपने देश में आ गए। इन्होंने बहुत बहुत यात्राएं की। घुमक्कड़ी, मैंने बताया था ना, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरह ही अक्खड़ स्वभाव। नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की, अनेक बार पूरे भारत की। सन 1998 में उनका देहांत हुआ। नागार्जुन के प्रमुख काव्य कृतियां हैं, युगधारा है, सतरंगे, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सब जो है इनकी रचनाएं थी। और नागार्जुन की कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व रचना नागार्जुन रत्नावली, नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। एक संपूर्ण ग्रंथ था उनका। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों देखो कैसे लिखा जाता है। कई बच्चे लिखते हैं अनेकों पुरस्कारों, अनेकों कोई वर्ड ही नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है।
अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, व उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार मिले। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें एक बार जेल जाना पड़ा, जेल भी गए हैं, क्योंकि वैसे आज़ादी से पहले के जो कवि और लेखक हैं वे जेल तो सारे लगभग गए हैं, क्योंकि वे जो सरकार होती थी अंग्रेज सरकार, उसके खिलाफ अपनी पत्र पत्रिकाएं चलाते थे, उसमें बहुत कुछ लिखते थे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले जो ये संपादक होते थे पत्रिकाओं के, इनको सबसे पहले जेल में डाला जाता था। यदि इनको जेल में डाल देंगे तो ये जनता को भड़काएंगे नहीं, इसलिए हमारे जितने भी कवि और लेखक आज़ादी से पहले के हैं वे लगभग गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के सभी जेल में गए हुए हैं। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली उनकी मातृभाषा मैथिली थी। यात्री के नाम से, पहले बताया वैद्यनाथ मिश्र था उनका नाम, और यहाँ पर यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है। लोक जीवन में गहरे सरोकारों का रखने वाले, बहुत ऊंचे आदर्शों को रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। जो पतनशील हो रहे, वे व्यंग में माहिर हैं, व्यंग रचना में, व्यंग जो कसते हैं उनमें बहुत माहिर रहे हैं। और उनके बारे उन्होंने क्या लिखा उनके जीवन के बारे में, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता। कितने नामों से जाना जाता, यात्री, वैद्यनाथ मिश्र उनका असली नाम था, कबीर आधुनिक कबीर के नाम से। आधुनिक कबीर जो है हिंदी साहित्य में नागार्जुन जी को कहा जाता है। छायावादोत्तर, छायावाद के बाद, छायावाद जो समय था, यानी कि हिंदी साहित्य में जो छायावाद का समय था दौर के, वे छायावाद, जैसे कि हमने जयशंकर प्रसाद जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, ये सारे के सारे छायावाद के कवि थे। यानी कि 1920 से बाद, 1920 से 36 तक का समय छायावाद का रहा है। वे ऐसे अकेले हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय, वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बौद्ध, समय के अनुसार बौद्ध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंदों में भी बहुत सारे, अनेकों छंदों में भी, लयबद्ध तरीके से भी और मुक्त छंद में भी। हमारे मुक्त छंद है एक कहानी की तरह जिसमें गीता का आधार नहीं है, ऐसी हमारे जो सिलेबस में मुक्तक छंद है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोगों ने यहाँ तक उनके बारे में एक ऐसे जनकवि के बारे में पढ़ा जो घुमक्कड़ और सधुक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी थे और छायावाद काल के बाद के बहुत अच्छे कवि रहे। और उनके जीवन के बारे में देखो, बहुत कुछ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि उन्होंने भारत के लिए या राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, जेल में भी गए। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कविता का सारांश, निष्कर्ष, निचोड़। यह दंतुरित मुस्कान, देखो मुस्कान से पूरा आता है, आपको लिखना है दंतुरित मुस्कान। कैसे लिखा जाए, पहले तो ये कविता का नाम देखिए, दंतुरित मुस्कान। मुस्कान में आजकल से पूरा लिखने लग गए हैं। दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर, छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से, यानी कि छोटे बच्चे की जो प्रसन्नचित भाव होता है, जो छोटा बच्चा हंसता है, उसकी जो मन को हरने वाली मुस्कान को देखकर जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता के अनेक बिंबों में, बिंबों का मतलब दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब में माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में भी जीवन का संदेश है। छोटा बच्चा मुस्कुराता है, उसमें भी बहुत सारे जीवन में संदेश मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि, सुंदरता की व्याप्ति इतनी सुंदर है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए।
कठोर से कठोर मन भी, यानी कि छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर कैसा भी हृदय हो, कैसे भी हृदय का व्यक्ति हो, वह जो देख करके बच्चे की मुस्कान को, और वह क्या हो जाता है, वह प्रसन्नचित्त हो जाता है, वह पिघल जाता है। यह दंतुरित मुस्कान की, यानी कि किसी की गोद में अगर बच्चा हंस रहा है तो हमारा भी मन करता है कि उसको अपनी गोद में लेकर के खिलाएं, हंसाएं। मोहकता तब और बढ़ जाती, इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता, प्रसन्नता और बढ़ जाती है, और भी जब अधिक बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का वाकपन जुड़ जाता है। नजरों का वाकपन अर्थात वह गर्दन को बिना मोड़े केवल आंखों को तिरछा करके देखता है, तो यह जो सौंदर्यता है यह बहुत अनुपम होती है, मन को हर्षित करने वाली होती है। प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि श्री कृष्ण के बाल रूप का सूरदास जी ने मनोरम वर्णन किया है, इसलिए सूरदास जी वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस में जो बाल रूप का वर्णन है वो मन को हर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला कहा है। तो इस तरह से वैसे तो भगवान के बाद हम आम बच्चों के बारे में भी देखते हैं तो वे हमें अपनी तरफ, उनकी मुस्कान हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। कहता है कि नजरों का बागपन जुड़ जाता है। एक तो ये कविता थी। दूसरी कविता बच्चों ये है, इस कविता में फसल है, कविता फसल है। फसल शब्द सुनते ही देखो खेतों में लहराती फसल आंखों के सामने आ जाती है। प्यारे बच्चों, एक कविता है हमारे फसल, और इस कविता में फसल में नागार्जुन जी ने बताया कि हम सोच लेते हैं कि फसल फसल है, लेकिन फसल एक साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा गहन रहस्य है। एक हमें बस फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराने वाली फसलों के बारे में आंखों के सामने बात घूम जाती नहीं, परंतु फसल है क्या, एक बहुत बड़ी जो तरक्की है, एक बहुत बड़ा प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, ये कला और ये जादू क्या है। कवि कहता है क्या उसे पैदा करने के लिए किन किन तत्वों की योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। यह अपनी कविता फसल में बताया। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बहुत अच्छी बात है। प्रकृति के साथ जब मनुष्य जुड़ जाता है, मनुष्य लग जाता है, तो सृजन निर्माण संभव हो जाता है। यानी कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, तभी तो निर्माण होगा। और बोलबाल की भाषा की गति, लय कविता की प्रभावशाली बनाती है। कहना नहीं होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर के कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, कृषि जीवन के पास ले जाने वाली कविता है, कृषि जीवन से जोड़ने वाली कविता है। तो प्यारे बच्चों, हमने दो कविताओं के सार, संदेश, उनका भाव पढ़े, यानी कि सार रूप में पढ़ा। और आइए अब हम जो है पहली कविता नागार्जुन की है दंतुरित मुस्कान में फिर बता रहा हूँ सह पूरा आता है। इस कविता की विशेषता, शिल्पगत विशेषता, कला सौंदर्य, जो मैं आ रहा है व्याकरणिक सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। यह कविता सबसे पहली बात तो ये है कि प्यारे बच्चों हिंदी की खड़ी बोली में है, हिंदी की खड़ी बोली में अवतरित है। इस कविता में संस्कृत निशब्दों का यानी कि तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और इस कविता में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी संयोग देखने को मिलता है। इस कविता में वियोग श्रृंगार रस के बाद संयोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। कविता में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, कहीं कहीं कविता में तुकांत शैली है, कहीं कहीं अतुकांत है। तुकांत का मतलब अंतिम पंक्ति के वर्णों में तुक मिलना,
वो तुकांत कहलाता है। जहाँ तुक नहीं मिलता वहाँ तुकांत शैली का प्रयोग है। मुक्तक छंद में कविता है, यानी कि कविता को गाया नहीं जा सकता है, गेयता का आधार कविता में नहीं है। और अब प्यारे बच्चों आते हैं कविता का भाव सौंदर्य, यानी कि कविता के बारे में आपको हम समझाते हैं। तो आइए इसके लिए हम पहला पैरा पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं। बच्चा नादान है, बच्चा छोटा है, और उस बच्चे को कहता है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। हे बच्चे, हे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ये जो दांतों वाली मुस्कान है, जो दांतों वाली छवि आकृति बनती है और उसकी मुस्कान है, वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। उसमें इतनी ताकत है कि मृतक व्यक्ति में भी जान आ जाती है। मृतक व्यक्ति से अभिप्राय भी बन सकता है। अभिप्राय का मतलब कितना भी नाराज हो ये भी बन सकता है। और सीधा भाव ये है कि मृतक व्यक्ति भी कितना भी कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति हो, वह भी सजीव हो उठता है। बच्चे की मुस्कान को देख करके प्रसन्नचित हो उठता है। मृतक में भी डाल देगी जान, तुकांत अंत अंत के वर्ण मिल रही। इसको अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं हम। धूली धूसर तुम्हारे गात, बच्चे को संबोधित करता है। धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये गात, ये शरीर। धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये गात शरीर। गात में शरीर, धूली, धूल, धूसर, सना हुआ तुम्हारा ये गात। धूल मिट्टी से पूरी तरह से सना हुआ तुम्हारा ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जाते। ये प्रतीकात्मकता है, ये बिंबों के माध्यम से बता रहा है। बिंब, कवि कहता है, ये बिंब बनते हैं प्यारे बच्चों। कवि कहता है कि धूली धूसर से ये सुना हुआ तुम्हारा जो गात है, ऐसा लगता है, कवि कहता है कि छोड़कर तालाब, तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में कमल खिल रहा है। जलजात, कमल का फूल, यानी कि झोंपड़ी को, तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में कमल खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, जब तुमसे स्पर्श पाया जाता है, बच्चे को संबोधित करता है। नन्हे बच्चे से जो स्पर्श पाया जाता है तो प्राण आ जाते हैं, सजीव हो उठता है। सजीव का मतलब प्रसन्नचित्त हो उठता है व्यक्ति। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पिघल कर जल, जल भी पिघल करके, जल भी कहता है पिघल कर जल बन गया होगा। सॉरी, पिघल कर जल बन गया क्या, कठिन पाषाण। कठिन से यानी कि कठोर से कठोर पत्थर भी, यानी कि क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। कठिन पाषाण का मतलब है कठोर हृदय का व्यक्ति। कोई भी किसी प्रकार के कठोर दिल का व्यक्ति भी पिघल करके जल के समान बड़ा मुलायम और बड़ा सरस बन जाता है, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देख करके। और इससे अगला है यहाँ पर, छू गया तुमसे कि जब तुम्हें छुआ गया, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। जब तुम्हें छुआ गया तो शेफालिका के फूल झड़ने, शेफालिका एक बेल होती है, उसके फूल जब बच्चे को छुआ जाता है तो और भी प्रसन्नचित हो जाता है। और जो ज्यादा प्रसन्नचित होता है तो ऐसा लगता है जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लग गए। बांस था कि बबूल, बांस हो या बबूल, बांस की भांति, बांस या बबूल से अभिप्राय यहाँ कैसा भी हृदय का व्यक्ति हो, बांस की तरह हो, यानी कि बांस मुलायम नहीं होता है, या बबूल कांटेदार हो, कैसा भी हो वह बांस या बबूल की तरह हो। जब उसे छूने लगेगा तो यहाँ देखिए झरने लग पड़ जाएंगे शेफालिका के फूल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये पहला पैरा हमने पढ़ा है, और इस पहले पैरे के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जैसे प्रश्न छांटने आ जाएं तो पहला जैसे प्रश्न बनेगा, कवि को बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? तो देखिए आप इसका आंसर देंगे, कवि को बच्चे की धूल से सने हुए शरीर को देखकर लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी
में आकर खिल गया हो, झोंपड़ी में खिल रहे जलजात यानी कि झोंपड़ी में खिल रहा हो। जैसे इसमें दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बांस या बबूल से में से शेफालिका के फूल कब झड़ने लग जाते हैं, यानी कि बांस या बबूल में से शेफालिका के फूल कब झड़ने लग जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बांस या बबूल में से शेफालिका के फूल तब झड़ने लग जाते हैं जब 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 नए नए निकले हुए दांतों की मुस्कान वाले बच्चे को उसका स्पर्श किया जाए, उसको छुआ जाए। कविता में जलजात शब्द का प्रयोग दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे के लिए किया गया है। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कविता में जलजात शब्द का प्रयोग दंतुरित प्रसन्नचित मन वाले बच्चे, नादान बच्चे के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपके ये हमने इस नागार्जुन जी की कविता का पहला पैरा पढ़ा है। अब हम अगले वीडियो में अगले जो कविता है और यह कविता को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।